हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में इससे जुड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या फिर जिनसे सवाल आपके परीक्षा में आने के चांसेस बन जाते हैं, वो सारे जो है हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, सारी प्लेलिस्ट देख लेना और ये वीडियो भी आगे तक देखो, क्योंकि सारे सवाल आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे ही सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाकर लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और सारी पीडीएफ जो इसमें फ्री में मिलेंगी, और जितनी भी हम आगे वीडियोस आने वाली हैं, यानी कि हम जो स्टैटिक पार्ट की जो वीडियोस बनाएंगे जो कि आपके स्टेट पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी पीडीएफ भी हम लोग इसी में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जाकर पहले चैनल को भी ज्वाइन कर लो। अब जो है अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला सवाल है, द 16th सेशन ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली कंक्लूडेड इन विच सिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा का समापन किस शहर में हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये जो है 16वीं महासभा थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूछ सकता है कि अभी कौन सी एक जो मीटिंग हुई है। तो 16th मीटिंग यहाँ पर कंक्लूड होती है, किसकी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की। अब बेसिकली ये एजेंसी क्या करती है, तो यहाँ पर जितने भी विश्व में देश है ना, तो ये जो एजेंसी क्या करती है, ये बेसिकली उन देशों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाने के लिए नीति प्रोवाइड करती है। ठीक, उसके साथ साथ फंड को जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक बेसिकली स्ट्रक्चर बना के देती है, ताकि जो है ये सारे देश जो हैं वो अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को जो है प्रमोट कर सकें। ठीक है, और थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है अभी रिसेंटली मीटिंग होती है, और वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है अबू धाबी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना, एक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है 16th असेंबली जो है कंक्लूड होती है, जो कि होती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की। ठीक है, कहाँ पर हुई, अबू धाबी में, यूएई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से शहर में जो है ये आयोजित की गई है। ठीक है, इसके बाद जो देखो भारत ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे भारत की तरफ से कौन गए थे, तो हमारे भारत की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो प्रहलाद जोशी जी हैं, वो जाते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बेसिकली वो कुछ बातें भी बोलते हैं, ऐसा नहीं वो खाली वहाँ पे गए और वापस आ गए। उन्होंने कुछ बातें भी बोली, उन्होंने बोला कि भारत किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भारत जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसको जो है अच्छे तरीके से जो है यूज़ करने के, उसका दोहन ना करने के प्रति अपना वचनबद्ध है। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने बोली, जिससे कि जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पे भी जो है मदद मिल सकती है। ठीक है, ये सारी बातें जो थी इसमें जो है बोली गई थी। अब यहाँ पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है, बेसिकली ये क्या है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें विभिन्न देशों की सरकारें मिलकर जो है वो रूल करती हैं और रेगुलेशन बनाती है, साथ-साथ में जो जो भी फंक्शनिंग होती है वो सारे देश मिलके ही करते हैं। ठीक है? इसका पर्पस बेसिकली क्या था? तो ये जो है सपोर्ट करती थी कंट्रीज़ को, कि जो उनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ट्रांजिशन किस तरीके से किया जाए। अगर उनको फंड की ज़रूरत पड़ रही है तो फंड प्रोवाइड कर दें। ठीक है? अगर उनको कोई नीति निर्माण में दिक्कत आ रही है तो नीति निर्माण में जो है सहायता कर दें। तो जितनी भी ओवरऑल जो है वो फंक्शनिंग होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित होती है, वो इस संस्था के द्वारा देखी जा रही है। ठीक है? और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2009 में की जाती है, और ये जो है फ़ोर्स में कब आती है? तो ये 2010 से जो है ये काम करने लग जाती है। ठीक है? 2009 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 2010 से फुल फ्लेज्ड जो है इसमें काम चालू हो जाता है। ठीक है? हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर जो है वो मस्दर में है। ठीक है? जो कि अबू धाबी में ही जो है स्थित है। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर इसके मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 170 प्लस जो है कंट्रीज़ में जो है सदस्य देश के रूप में शामिल हैं। इसमें जो है ईयू भी शामिल है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में शामिल है। ठीक है? यानी कि इंडिया एक संस्थापक सदस्य देशों के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है? आपसे सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में कि क्या इंडिया इसमें फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसमें फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है? फंक्शन जैसा कि हमने बात करी, ये प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है? उसमें पॉलिसी एडवाइस करता है। ठीक है? कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है, टेक्निकल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है? इसके साथ-साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो संस्था है, ये ऑफिशियल कस्टोडियन के रूप में काम करती है। जो कॉप 28 हुई थी, उसमें जो यूएई कंसेंसस गोल्स हैं, उनके बारे में जो है ये कस्टोडियन के रूप में काम करता है। ठीक है? इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है, तो वो होती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधे-सीधे क्वेश्चन आएगा आपसे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो जाता है। ठीक है? तो सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के संबंधित जान ली है। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि द न्यू कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल हैज़ बीन ओपन्ड एट व्हिच एयरबेस, यानी नया संयुक्त वायु एवं मिसाइल रक्षा समन्वय केंद्र किस एयरबेस पर स्थापित किया गया है? अभी बेसिकली बात ये हुई कि यूएस ने अपने जो रीजनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके जो
अल उदैद एयरबेस है ना, उसमें उसपे जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। ताकि जो है जो मिडल ईस्ट का जो क्षेत्र है, ठीक है? मिडल ईस्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है एयर डिफेंस जो है मजबूत हो सके, ठीक है? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें क्या होगा कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट 17 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वो आकर जो है इसमें काम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ की जो एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल उदैद एयरबेस जो है इसका सही आंसर होगा। थोड़ा डिटेल भी समझ लो। तो बेसिकली बात ये है कि अल उदैद एयरबेस जो है कहाँ पर है, तो ये कतार में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, आपसे सीरीज से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है कि ये बेस कहाँ पर स्थित है, तो ये कतार में स्थित है। प्लेसेस इन न्यूज़ पे भी आपसे जो सवाल बन सकता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये स्थित है, ठीक है? और ये बेसिकली जो है ये यहाँ पर अभी बात की गई है तो कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल की, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखो बात ये है कि इसको यूएस ने और इसके जो रीजनल पार्टनर्स हैं उसके द्वारा जो है मिलके यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपने समझ लिया कि किस तरीके से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट थोड़ा-सा हम इसको स्टैटिक पार्ट में भी जाते हैं और समझते हैं कि आपसे ज्योग्राफी से अगर संबंधित सवाल बनाएगा, तो किस तरीके से आपसे सवाल इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो को बात करते हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये वेस्ट एशिया में स्थित है, ठीक है? उसके साथ-साथ में इसकी लोकेशन हम बात करें, तो ये वेस्ट कोस्ट जो पर्शियन गल्फ का है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ है, इसका जो वेस्ट कोस्ट पड़ता है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये कतर का मैप है, ठीक है? आप यहाँ पे भी कतर का मैप देख सकते हैं और ये भी आप कतर का मैप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही कतर के मैप हैं और यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाएगा। इसी के वेस्ट कोस्ट पे जो है आपको यहाँ पर ये एयरबेस स्थित देखने को मिलेगा, ठीक है? लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये सऊदी अरेबिया से जो है कतर बेसिकली ये अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो यूएई से करता है, बहरीन से करता है, ईरान से करता है, ठीक है? इसके इधर पार्ट में आप देखेंगे तो आपको ईरान दिख जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर ये बहरीन है, ठीक है? तो इन सभी देशों से जो है ये अपनी मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि जो समुद्री जो सीमा है, वो इन सभी देशों से ये शेयर करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ कौन-कौन सी यानी कि इसके आस-पास में कौन-सी जो है वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं? तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगी, हमने अभी चर्चा करी कि ये पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में गल्फ ऑफ बहरीन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ये बहरीन रहा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते होंगे यानी कि ये पार्ट जो है, ये बेसिकली जो है वो गल्फ ऑफ बहरीन है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाएगी, ठीक है? मैप को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखा करो क्योंकि मैप बेस पे आपसे सवाल बनेंगे। आपसे सीधे से पूछ सकता है कि जो गल्फ ऑफ बहरीन है, वो किन 2 देशों के बीच में बह रही है? या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो कतर के जो है ईस्ट कोस्ट में कौन-सी जो है गल्फ पड़ती है, तो पर्शियन गल्फ पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल में चर्चा करी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट से संबंधित एक सवाल हमने डाला हुआ है। तो बेसिकली सवाल ये है कि द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज़ रिलीज़्ड बाय व्हिच ऑर्गनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, बेसिक सवाल है कि आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है? रिपोर्ट एंड एनालिसिस से संबंधित सवाल आपको अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, आते भी हैं। इवन यूपीएससी भी जो है इस तरीके के सवाल पूछता है, तो आपको ये रिपोर्ट पता होनी चाहिए और इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन इसको पब्लिश कर रहा है, ठीक है? तो इसको जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जानते हैं इसके बारे में तो वर्ल्ड बैंक ने इसको प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ठीक है? अब ये जो है बेसिकली ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है ना, ये ट्वाइस इन अ ईयर जो है पब्लिश की जाती है। यानी कि ये साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, ठीक है? पहला जो होता है जनवरी में और दूसरा होता है जून में, ठीक है? तो इसका जो 2026 का जो जनवरी जो एडिशन है, वो अभी लॉन्च किया गया है। उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है, ये ग्लोबल लेवल पे और कुछ रीजनल लेवल्स पे भी जो है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करती है, किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड में, फिर उसके बाद जो है रीजनल जो कंट्रीज़ होती हैं, उसमें किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर क्या प्रेडिक्शन होने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, ठीक है? इन सारी बातों पर ये चर्चा करता है, ठीक है? इसी से संबंधित जो है ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि हमारे लिए इंडिया का जो है पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे सवाल बनेगा तो इंडिया के ही रिगार्डिंग बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। ये बोला गया है कि 7.2% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ग्रोथ होने वाली है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले क्या हुआ जून का जो एडिशन आया था लास्ट जो, उसमें बोला गया था कि 6.3% रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है अब थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया, बोल दिया गया है कि अब जो है 7.2% होगी। इसके कुछ कारण भी बता दिए गए हैं कि किन कारणों से ये चीज़ हो रही है, क्योंकि हमने इसका जो प्रेडिक्शन है वो 7.2 बोला है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक डेटा में जो है जो फ्लक्चुएशन किस तरीके से देखने को मिला है, तो इसका मेन कारण ये है कि ये जो इकोनॉमिक मोमेंटम को दिखाता है, ठीक है? बात ये है कि जो ये बोला गया है तो भारत ने ना कुछ टैक्स रिफॉर्म्स करे। जैसे हमने देखा कि जीएसटी की जो है स्लैब्स बदली गई, ठीक है? उसके साथ में जो है वो टैक्स स्लैब को भी जो है चेंज किया गया।
12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, इन सारी चीज़ें जो लास्ट हमने बजट देखा था, अभी रिसेंटली बजट आने वाला है फरवरी में, ठीक है? तो इन सब बातों को देखा, फिर उसके बाद बोला गया कि जो है वो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ गई, उसके साथ-साथ में जो है स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है 7.2% बताई जा रही है, ठीक है? उसके बाद जो अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग इश्यू यहाँ पर रेज़ हो रहा है। तो बात ये हुई है कि जो ग्लोबल लेवल की अगर हम ट्रेड ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये बेसिकली जो है 2.2% की यहाँ पर बात की गई 2026 में, ठीक है? जो कि 2025 में 3.4% था, ठीक है? ये थोड़ा-सा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो मकर संक्रांति मार्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, यानी कि मकर संक्रांति किस खगोलीय घटना को दर्शाती है? यानी कि 14 कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग 15 जनवरी को मना रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है मकर संक्रांति का एक त्योहार मनाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हार्वेस्टिंग एक फेस्टिवल है, जिसमें जो है किसान होते हैं, वो अपनी फसलों के अच्छी उगाई के लिए जो है वो धन्यवाद देते हैं भगवान को, ठीक है? पूजा करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना भी दर्शाता है। अब वो कैसे, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात ये है कि मकर संक्रांति के दिन ऐसा बोला जाता है कि जो सूर्य की स्थिति है, वो अब धीरे-धीरे जो है वो नॉर्थवर्ड जो है शिफ्ट होने वाली है। यानी कि अभी दक्षिण में तो सूर्य, जिससे कि हमको जो है सनलाइट प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो रही थी, ठंड का मौसम था, है ना? लेकिन अब जो बोला जाता है मकर संक्रांति से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा सन्स ट्रांजिशन इनटू कैप्रिकॉर्न, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में जो है ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सन्स ट्रांजिशन इनटू कैप्रिकॉर्न, ठीक है? अब बेसिकली जो है ये जो ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है? और ये बेसिकली जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, ठीक है? इसमें जो है भारत की जो है डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है? और ये बेसिकली जो है ये सन के नॉर्थवर्ड मूवमेंट को दिखाता है, जो कि उत्तरायण जिसको बोलते हैं, ठीक है? उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होगा जो प्रॉस्पेरिटी को और ग्रैटिट्यूड को शो करता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाएगी कि किस-किस नामों से जो है ये त्योहार मनाया जाता है विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है? तो मकर संक्रांति की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो है इसमें देखने को मिलेगा। बेसिकली उत्तर भारत में ऑलमोस्ट आपको ये मकर संक्रांति के नाम से ही आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें वही बात की कि सन का ट्रांजिशन कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है, यानी कि मकर राशि में होता है, ठीक है? वो उत्तरायण होते हैं सन, ठीक है? उसके बाद उत्तरायण की बात करते हैं तो ये गुजरात और राजस्थान में इस नाम से बोला जाता है। ये काइट फेस्टिवल के रूप में भी देखा जाता है। अभी हमने रिसेंटली कल ही की क्लास में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जर्मनी के चांसलर आए थे, उनके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पतंग उड़ाई थी, ठीक है? तो वो इसी का पार्ट था, ठीक है? उसके बाद पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल भी जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है? ये 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है? उसके बाद लोहड़ी की बात करते हैं, ये पंजाब में मनाया जाता है। ये बेसिकली मकर संक्रांति के जस्ट 1 दिन पहले जो है ये त्योहार मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो है माघ बिहू इम्पोर्टेंट है, ये आसाम में जो है मनाया जाता है, ठीक है? फिर कानुमा नाम से तेलंगाना में ये मनाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे नाम भी याद रखना। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपसे सवाल बन सकता है और ये स्टेट रीजन भी आप याद रखना कि कौन से स्टेट में किस नाम से ये मनाया जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इंडियाज़ रैंक इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इज़, यानी कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो लॉन्च की गई है। उसपे जो है भारत की रैंकिंग के बारे में बताया कि थोड़ा-सा सुधार देखने को मिला है पिछली बार की तुलना में। तो बेसिकली बात ये है ना, हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली जो है ये पब्लिश होती है, यानी कि हर 3 महीने में जो है ये एक बार पब्लिश होती है। तो लास्ट जो पब्लिश हुई थी उसमें भारत की रैंक थी 85, लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत को 5 स्थानों का सुधार हुआ है और अब जो लेटेस्ट जो रैंक आई है उसमें आई है भारत की रैंक आई है 80, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ, 80 जो है भारत की रैंक है। तो भी रैंक है ये थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखाती है किस तरीके से जो वीज़ा फ्री जो एक्सेस होता है पासपोर्ट का या वीज़ा ऑन अराइवल जो होते हैं वो किस कंट्रीज़ में जो है कितना मिलता है, ठीक है? तो भारत की भी रैंक आई है 80। तो पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 85 थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पिछले साल की भी रैंक से भी कंपेयर करके आपसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो वीज़ा फ्री और जो वीज़ा ऑन अराइवल जो है ना, वो भारत की पासपोर्ट से आप 55 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जो है इसमें टॉप कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। भारत तो 80वें स्थान पे आया है, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन जो है शामिल हुआ है? तो यहाँ पर देखो पहले स्थान पर सिंगापुर ही रह रहा है, जो कि वीज़ा फ्री एक्सेस करता है 192 कंट्रीज़ में, ठीक है? ये बहुत बड़ा एक नंबर है और ये जो है ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के रूप में माना जाता है, ठीक है? और ये तीसरी बार जो है ऐसा पहले स्थान पर आया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे बात करते हैं, जॉइंटली जो है जापान और कोरिया जो है, साउथ कोरिया बेसिकली आए हैं। ये 188 कंट्रीज़ में जो है ये वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे कंट्री जो हैं जॉइंटली इसमें शामिल हुए हैं और ये 186 कंट्रीज़ में जो है डेस्टिनेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत की भी हमने बात कर ली, 80वीं रैंक आई है और बाकी कंट्रीज़ को भी हमने देख लिया। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि द वैली ऑफ फ्लावर्स रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू फायर इंसिडेंट इज़ लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट, यानी कि हाल ही में आग की घटना के कारण
चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? अभी हमने लास्ट क्लास में एक और लोकेशन को जो है डिस्कस किया था कि जहाँ पर जो है जंगलों में आग लगी थी। वो कहाँ थी? वो थी अर्जेंटीना में, ठीक है? जो पैटागोनिया जो रीजन था, हमने उसको डिटेल में चर्चा करी। अगर आपने नहीं देखी है, लास्ट वीडियो में जाके देखना, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एक लोकेशन देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अभी क्या हुआ, वैली ऑफ फ्लावर्स पे जो है यहाँ पर आप आग का इंसिडेंट देखने को मिला है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित, ठीक है? ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही होगा। थोड़ा-सा डिटेल जानते हैं, तो ये बेसिकली उत्तराखंड के भी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आपसे डायरेक्टली जो है सीधे अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो स्थित है, ठीक है? और बाकी अगर आप अगर अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड ऑलमोस्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है? भले आप स्टेट एक बार को भूल भी जाओ, लेकिन उत्तराखंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, यानी कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये इसका पार्ट है, ठीक है? इसमें जो है एक पार्ट तो ये वैली ऑफ फ्लावर हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क आता है, ठीक है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक पार्ट है। इसके बाद जो इसकी फिजियोग्राफी की बात करते हैं, तो ये ट्रांजिशन ज़ोन है, जो कि जांस्कर रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है? उसमें ट्रांजिशन ज़ोन में ये पड़ता है, ठीक है? फॉरेस्ट टाइप की बात करते हैं, तो ये सब अल्पाइन यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली यहाँ पे बर्च जो होते हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये फ्लोरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन हो गया, ब्रह्मकमल हो गया, ठीक है? ब्लू पॉपी हो गया, कोबरा लिली हो गया, ये सारे जो है फूलों की आपको यहाँ पे प्रजाति देखने को मिल जाएगी, ठीक है? फिर इसके बाद जो है कुछ फौना की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, एशियाटिक ब्लैक बियर आपको देखने को मिल जाएगा, हिमालयन मस्क डियर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्राउन बियर देखने को मिल जाएगा, ब्लू शीप आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंडियन माउंटेनियर अरित्र रॉय रिसेंटली कॉन्कर्ड विच माउंटेन, यानी कि भारतीय पर्वतारोही अरित्र रॉय ने हाल ही में किस पर्वत पर सफलतापूर्वक आरोहण किया है? तो बेसिकली बात है कि हमारे जो पर्वतारोही हैं भारत के अरित्र रॉय, उन्होंने माउंट अकोंकागुआ को क्लाइम किया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, माउंट अकोंकागुआ, ठीक है? जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो हमारे जो इंडियन माउंटेनियर है अरित्र रॉय, उन्होंने जो है इसको क्लाइम किया है और ये जो माउंट अकोंकागुआ है वो कहाँ स्थित है? तो वो है अर्जेंटीना में, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अर्जेंटीना में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये हमने देखो अब लास्ट क्लास में हमने बात करी अर्जेंटीना के जो पैटागोनिया जो रीजन है जहाँ पर अभी फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है। फिर अब हमने ये दूसरी लोकेशन यहाँ पे देख ली जो माउंट अकोंकागुआ, ठीक है? तो ये आपको ज्योग्राफी से भी संबंधित इसमें सवाल देखने को मिलेंगे, सीधे-सीधे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ज्योग्राफी का कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, तो माउंट अकोंकागुआ बेसिकली जो है ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसके अलावा जो सदर्न हेमिस्फीयर और आउटसाइड एशिया की भी जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, ठीक है? हाइट कितनी है? तो 6961 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है? लोकेशन कहाँ पर है? तो ये एंडीज़ माउंटेन का पार्ट है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है? और ये 7 समिट का भी जो पार्ट है, ठीक है? 7 समिट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन-कौन से समिट जो हैं 7 समिट कहलाती हैं, तो ये ज इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए जानना, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि हू हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ रेयर समुराई मार्शल आर्ट ऑनर, यानी कि दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी रिसेंटली जो है हमारे जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण जी, उन्होंने जो है ये अचीवमेंट जो है हासिल किया है, ठीक है? तो बात ये है कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। और ये बेसिकली पहले इंडियन बन गए हैं जो केनजुत्सु है। अब ये बेसिकली क्या है, तो वो एक ट्रेडिशनल जो है कला है, उसको जो है उन्होंने अचीव किया है, उसको जो है सीखा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक रेयर जो है एक ये अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि ये जो कल्चर है जापान का, जो सामुराई जो मार्शल आर्ट जो कल्चर है, वो बेसिकली जापान में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। आउटसाइड जापान आपको देखने को कम मिलता है। तो ये बेसिकली बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी नॉन जापानीज़ को जो है इस तरीके से एक मार्शल आर्ट का ऑनर मिलता है। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो सकता है कि किस तरीके से पवन कल्याण जी जो हैं उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स द पीएम केयर्स फंड हैज़ द राइट टू प्राइवेसी अंडर व्हिच लॉ, यानी कि हालिया घटनाक्रम के अनुसार पीएम केयर्स फंड को किस कानून के तहत निजता के का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो बात ये हुई अभी हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है? उन्होंने एक डिसीजन दिया है। डिसीजन बेसिकली क्या दिया है, तो वो बोलेंगे जो पीएम केयर फंड है ना, बेसिकली जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, उसके तहत जो है वो एक प्राइवेसी का मामला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आरटीआई डाल के उससे जो है कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये प्राइवेसी का मामला है अनटिल अनलेस कोई ऐसा कोई पब्लिक फ़ियर का कोई मामला ना हो, जहाँ पर जो है कई सारे जो है पूरे समाज को जो है कोई नुकसान हो रहा हो, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल जानते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएँगी चीज़ें इसमें जानने के लिए। तो बात ये हुई दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक अपनी रूलिंग दी है, जिसमें बोला है कि जो पीएम फेयर फंड है ना, ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है, ठीक है? और बेसिकली बात ये है कि
अगर ये पब्लिक अथॉरिटी भी होगी ना तब भी इसको हम राइट टू प्राइवेसी के अंदर रखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो कोई भी जानकारी आप इससे हासिल कर सकते हैं। और ये बोला गया पीएम केयर फंड जो है वो बेसिकली अगर वो स्टेट के रूप में यानी कि राज्य के रूप में भी अगर हम बोलेंगे फिर भी जो है वो उसमें प्राइवेसी का जो है मामला आता है। ऐसा नहीं है कि हम उससे कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? इसके लीगल बेसिस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है तो बेसिकली सेक्शन 8(1) का जो क्लॉज़ जे है तो आरटीआई एक्ट का उसमें जो है ये बोला गया है कि पर्सनल और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? यानी कि ये बोला गया है कि हम जानकारी को रोक सकते हैं अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आता है कि जिसमें कोई पूरे वर्ग का जो है नुकसान हो रहा हो या पूरे वर्ग जो इसमें इन्वॉल्व हो। अगर इस तरीके से कोई भी इश्यू नहीं होता है, तो हम कोई भी जानकारी देने से रोक सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया है, ठीक है? ये धारा याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद जो ये बोला गया है कि जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है ना, जो आरटीआई के थ्रू, वो एक स्टैट्यूटरी है, ठीक है? और ये जो है बेसिकली आर्टिकल 21 के अंदर में नहीं आता है, यानी कि इसको कानून के रूप में दिया गया है। ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। इसको कानून के रूप से जोड़ा गया है, कानून बना के जोड़ा गया है, तो ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है? यानी कि ये आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये किस तरीके से यहाँ पर जो है पीएम केयर फंड हो गया, फिर आरटीआई एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये सेक्शन तो आप याद ही रखना क्योंकि आपसे सीधे-सीधे पूछ लेगा कि ये सेक्शन जो है बेसिकली क्या डिनोट करता है, इसमें क्या बोला गया है? तो एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। तो एग्जम्प्ट्स डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन? यानी कि भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो बेसिकली अभी क्या हुआ है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इस तरीके के बैंक को लॉन्च किया है, ठीक है? क्या है थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि पहला ऐसा रीजनल रूरल बैंक बन गया है जो कि सोलर पावर्ड है, यानी कि पूरे तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित रहेगा, ठीक है? और ये एटीएम वैन है, ठीक है? जो कि इको फ्रेंडली बैंकिंग को प्रमोट करेगी, ठीक है? थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखना कि ये जो बेसिकली जो है ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे जो चलेगी, ठीक है? इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्शन मिलेगा और जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो हमारे गोल्स हैं, उसमें भी जो है थोड़ा-सा हमको इसमें हेल्प देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक आप इसका नाम याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।